Assalamu alaikum. This is first chapter of pharmacology. Pharmacology is concerned with the action of chemicals on biologic systems. इसमें हमने दो मेन टर्म्स पढ़नी है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि इफेक्ट रिस्पांस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, यानी डी से डायनामिक्स, डी से ड्रग्स दैट अफेक्ट द बॉडी इज़ नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। अब इसमें इसके बाद हमने एक टर्म पढ़नी है प्लेसिबो। प्लेसिबो वो ड्रग्स होती हैं जिनका थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ऑर्फन ड्रग्स वो होती हैं जिनके नंबर ऑफ़ पेशेंट तो समाल होते हैं, लेकिन उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स बनाई जाती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि उन ड्रग्स को बनाने के लिए हायर एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा पैसे दे के कंपनियों को वो ड्रग्स बनवाती हैं। इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑर्फन ड्रग्स developed for diseases in which the expected number of patients is small. Some countries bestow their commercial advantages on companies that develop drugs for uncommon diseases. इसके बाद हमने पढ़ना है मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी। ये मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी फिर किस प्रोसेस के थ्रू जाती हैं। एक एक्वस डिफिजन होती है, यानी पैसिव डिफिजन, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर स्पेसेस। उसके बाद लिपिड डिफिजन होती है, ठीक है ना। लिपिड यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल कैरियर्स, जिसमें फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है, एक्टिव डिफिजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफिजन में कैरियर ज़रूरत होते हैं, एक्टिव डिफिजन में एटीपी यूज़ होती है। इसके बाद एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि जो सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल आते हैं बाय इनफोल्डिंग दैट एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, द कंटेंट्स ऑफ द रिजल्टिंग इंट्रासेलुलर वेसिकल आर सब्सिक्वेंटली released into cytoplasm of the cell. Endocytosis permits very large or very lipid soluble chemicals to enter the cell. Exocytosis ये है कि expulsion of materials that is membrane encapsulated inside the cell out of the cell, यानी inside से outside the cell जाते हैं materials। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मोस्टली इस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एक्सपेल आउट होते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ना है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस का कंसेप्ट। इसमें एक बात याद रख लेनी है कि जो लिपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो उनकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। अब यहाँ पर भी यही कंसेप्ट समझाया हुआ है कि जो वीक बेस है ना वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में चार्ज होती है तो फिर मोर वाटर सॉल्युबल होती है, लेकिन वीक बेस अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज होती है और मोर लिपिड सॉल्युबल होती है। इसी तरह जब वो वीक बेस होगी ना फिर अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में मोर लिपिड सॉल्युबल है, फिर इसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और फिर ये इसकी अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी वीक बेस की, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू वीक एसिड जो है ना वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज फॉर्म में मोर लिपिड सॉल्युबल होती है। प्रोटोनेटेड फॉर्म में वीक एसिड जो है ना मोर लिपिड सॉल्युबल होगा तो फिर इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। वीक बेस जो है ना अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में मोर लिपिड सॉल्युबल है, फिर इसकी अब्जॉर्प्शन इस तरह ज़्यादा होगी। ये हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन भी हो गई। इसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो मैंने आगे बतानी है। इसके बाद ब्लड फ्लो होता है, कंसनट्रेशन होती है, सरफेस एरिया होता है, मॉलिक्यूलर साइज़ होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स पे। 3-4 फैक्टर्स होते हैं, साइज़ ऑफ द ऑर्गन, ब्लड फ्लो और तीसरा एक बाइंडिंग होती है, एक सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी भी उसी तरह लिपोफिलिक जो होगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। और बाइंडिंग कुछ ड्रग्स होती हैं इंट्रासेलुलरी बाइंड ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलरी बाइंड ज़्यादा करती हैं। फिर इस हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये इस हिसाब से बाइंडिंग जो है ना इफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। अब इसके बाद आ जाती हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ना सबके नाम तो आने चाहिए। ऑरल, सबलिंगुअल रूट, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, रेक्टल, इनहेलेशनल, टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल। कुछ की एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है। लाइक ऑरल ड्रग्स जो होती है ना इनमें ना फर्स्ट पास इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट अब क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट ये होता है कि जो ऑरली ड्रग दी जाती है वो पहले ना जीआईटी से, गट वाल से, लीवर से और पोर्टल सर्कुलेशन से गुजर के ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं। ये जो अब जीआईटी और गट वाल और लीवर, ये पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ से जब ये ड्रग्स गुजरती है तो मेटाबोलाइज्ड होती है, फिल्ट्रेट होके फिर जाके ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचती हैं। तो फिर याद रखना है जो ये फिल्ट्रेशन और मेटाबॉलाइज वाला प्रोसेस है ना इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। फिर जो जितनी कंसनट्रेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके पहुंच
पहुँचती है उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये हो गया। इसके बाद इसलिए हम कह रहे होते हैं कि जो ऑरली ड्रग नहीं, इसलिए ऑरली ड्रग रैपिड एक्शन प्रोड्यूस नहीं करवाती एज़ कम्पेयर टू इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता और बायो अवेलेबिलिटी उनकी 100% होती है। मीन कि जितनी कंसनट्रेशन दोगे उतनी कंसनट्रेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी और जाके रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करवाएगी। ये हो गया। इसके बाद आ जाती है रेक्टल। रेक्टल में ना कुछ रेक्टल प्रोसेस ये होता है कि कुछ ड्रग्स जो होती है ना बिटर इन टेस्ट होती है, जिनको हम ऑरली नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको रेक्टस के थ्रू देते हैं। इनका टॉपिकल सिस्टेमिक लोकल सब इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं ये ड्रग्स। ये हो गया। इसके बाद आ जाती हैं एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होती है, ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन याद रखना है कि फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन। इसमें ना कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है ड्रग, और फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स होती है लाइक इसमें हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होगी। जिस तरह एक ड्रग है जिसके ना 100% है फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकंड हाफ लाइफ उसकी 50%, इसी तरह और उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ 25% से। ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रही हैं। ये 100% से 50%, फिर 25%, फिर 12.5%, इस तरह। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है ना, इसमें अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स रिगार्डलेस ऑफ कंसनट्रेशन। ये कंसनट्रेशन डिपेंड नहीं करती। एक ड्रग है ठीक है ना, उसकी कंसनट्रेशन फर्स्ट हाफ लाइफ में उसकी ना 10 एलिमिनेट होगी और उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ में वही 10 mg एलिमिनेट होगी, यानी पहले 100 थी, फिर 90 होगी, फिर 80 होगी। इस तरह इस तरह इसकी एलिमिनेशन होती है ड्रग्स की। ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में फेनिटाइन, एथानॉल, एस्पिरिन, ये ड्रग्स होती हैं जो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन को फॉलो करती हैं। इसमें हाफ लाइफ और क्लियरेंस जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। फास्ट ऑर्डर एलिमिनेशन से ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द एलिमिनेशंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद दो एमसीक्यूज आ जाते हैं लाइक टेराटोजेनेसिस में क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इन द सोमैटिक टिश्यूज ऑफ द फीटस बाय एक्सपोजर ऑफ द फीटस टू अ केमिकल इन्फेक्शन और रेडिएशन। और इसके बाद दूसरा एमसीक्यू जो है ना, म्यूटाजेनेसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एम्स टेस्ट करवाते होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ फार्माकोलॉजी।